नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वीडिज़ अकेडमी पर। हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल वीडिज़ अकेडमी पर। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लाइव क्लासेस शुरू करी थी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के लिए, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे एक लो लेवल से, डिप्लोमा के लेवल से, पर धीरे धीरे इसको अपन बीटेक लेवल तक लेके जाएंगे। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग क्या होती है, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है आप लोगों के पास, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, इसलिए ये मैंने सीरीज चालू करी है। तो इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, ऊपर लिंक आ रहे होंगे, वहाँ आप देखिएगा। ये एक लिंक आ रहा है और इसी के बाद ये दूसरा लिंक आ जाएगा यहाँ पर, तो उन दोनों को आप देखिएगा। उनमें अपन ने देखा था कि कैसे एक स्कीमेटिक डायग्राम से अपन वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं और वायरिंग डायग्राम से कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा था कि इन तीनों की सिग्निफिकेंस क्या है, उपयोगिता क्या है, वास्तव में ये क्या चीज शो करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कि किस तरीके से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को समझते हैं, कैसे वो काम करती है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को अपन यूज करते हैं अलार्म सर्किट्स, सिंपल अलार्म सर्किट्स में। ठीक है, आज जो अपन को देखना है इस लेक्चर 3 में, 3rd क्लास है ये अपनी, इसमें जो अपन को देखना है वो अपन को देखना है इंटरलॉक, या जिसको अपन बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ये भी बोर्ड के एग्जाम्स में, खासकर मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, पर ये अदर स्टेट के जो पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बोर्ड्स होंगे, टेक्निकल बोर्ड्स होंगे, टेक्निकल एजुकेशन के जो बोर्ड्स होंगे, जिन्हें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोला जाता है, तो BTAR है जैसे राजस्थान का है, तो इसी तरह बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र होगा। इन सभी स्टेट के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में ये जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता होगा, हर बार पूछा जाता है BTAR में, तो और जगह भी पूछा जाता होगा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरलॉकिंग क्या होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरलॉक। तो जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ, विज्ञान में जो नाम है वही काम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन इसको समझेंगे। और साथ में जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको अपन देखेंगे कैसे अपन इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के एग्जाम्पल के स्कीमेटिक को बनाने में। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्कीमेटिक और वायरिंग डायग्राम दोनों अपन से पूछा है। ठीक है, तो अपन दोनों बना के देखेंगे और साथ ही साथ पहले लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था उसको यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, कैसे स्कीमेटिक से वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरलॉकिंग क्या होता है। इंटरलॉक, जो नाम है वही काम है। लॉक मतलब उलझाना, लॉक लगाना। लॉक कैसे लगाते हैं अपन, कड़ियों में लॉक फंसा देते हैं, तो अपन ने उन दोनों कड़ियों को उलझा दिया, यानी जो दरवाजे का फ्रेम है उससे अपन ने दरवाजा अटका दिया, अब वो खुलेगा नहीं, लॉक लगा दिया अपन ने। इंटरलॉकिंग मतलब आपस में ही उलझ जाना। अब मैं अगर और दूसरे एग्जाम्पल लूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए अपन सीधे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल को लेते हुए रिले को ही लेते हैं, कि रिले को यूज करके और वहां इंटरलॉकिंग क्या होती है वो समझते हैं अपन। एक चीज अपन ने देखी थी कि अगर कोई रिले है तो उस रिले में क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो जो उस रिले की कोर है, और उस कोर के ऊपर जो कॉइल हमने लपेटी हुई है, ये कॉइल हमने लपेटी हुई है, तो ये तो रिले की कोर हो गई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, जो मैग्नेटाइज होगी, और ये उस रिले की कॉइल हो गई, जिसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स बनेगी और उस फ्लक्स की वजह से ये कोर मैग्नेटाइज होगी। ठीक है, ये कोर एक प्लंजर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। जब ये इस प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो यहां पर अपन ने देखा था 2 कॉन्टेक्ट्स हैं जिनको ये मिला देगी, तो ये सिंपल एक रिले बन गई। वापस से मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया है रिले का क्या होता है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराना चालू करेंगे, ये मैग्नेटाइज होगी, कोर मैग्नेटाइज होगी, तो यहां पर जो अपना एक इस मूविंग आर्मेचर पे भी कॉपर का, मूविंग आर्मेचर पे भी एक मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यहां पर एक पार्ट लगा होगा जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा। ये कोर, ये मैग्नेटिक कोर इसे अट्रैक्ट करेगी, तो ये आर्मेचर इधर मूव करेगा, ये आर्मेचर यहां से इधर मूव करेगा, तो इन दोनों कॉन्टैक्ट को मिला देगा। ये अपना वापस से कंडक्टिंग पार्ट हो गया, ये कॉपर का मान लो आप,
जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ेगा, तो यहाँ पर कनेक्शन बन गया। ये अपनी स्प्रिंग हो गई, ये एक मूविंग आर्मेचर हो गया या मूविंग पार्ट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, जो याद रह जाए वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना क्या हो गया, एक वापस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया जिसको ये कोर अट्रैक्ट करेगी। अब देखिए आप कि इस रिले को काम करने के लिए, इस रिले का काम क्या है, इस रिले का काम यह है कि जो इधर से सिग्नल आ रहा था उस रिले सिग्नल को इधर पहुंचाना। वो कैसे पहुंचाएगी, जब ये कंडक्टिंग पार्ट, कॉपर पार्ट इस पर आकर टच होगा दोनों टर्मिनल पे, तभी ये पहुंचाएगी इस सिग्नल को इधर से इधर। यही काम है रिले का। और ये कब आके टच होगा, जब ये मैग्नेटाइज होगी और इसको अट्रैक्ट करेगी। और ये कब मैग्नेटाइज होगी, जब इसमें करंट दिया जाएगा। यानी कि यहां पर कांटेक्ट बनाए रखने के लिए अपन को यहां पर करंट बनाए रखना जरूरी है। कहने का मतलब क्या हुआ, टू रिले अ सिग्नल, वो सिग्नल करंट की फॉर्म में भी हो सकता है या वोल्टेज की फॉर्म में भी हो सकता है। एक सिग्नल को रिले करने के लिए, रिले किधर से, इधर वाले तार से इधर वाले में भेजने के लिए क्या जरूरी है, रिले शुड केप्ट होल्ड। होल्ड का मतलब, होल्ड मीन्स, होल्ड का मतलब क्या है कि कॉइल में, रिले कॉइल में करंट रहे। रिले कॉइल में करंट रहेगा तो कोर मैग्नेटाइज्ड रहे। कोर मैग्नेटाइज्ड रहेगा तो आर्मेचर अट्रैक्टेड रहे। और आर्मेचर अट्रैक्टेड रहेगी तो ये रिले इधर से इधर सिग्नल होता रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे मेरी भावना को। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस सिग्नल को इधर पहुंचाते रहना है, एक सिग्नल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचाते रहना है, तो यहाँ पर करंट मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स मेंटेन रहे या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहे और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। जैसे ही यहाँ पर करंट हुआ जीरो, जैसे यहाँ पर करंट जीरो हुआ तो इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा और स्प्रिंग अपना काम करेगी और इस आर्मेचर को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में खींच लेगी और रिले अपना काम बंद कर देगी और सिग्नल आगे जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे रिले को काम कराना है अगर कंटिन्यू, रिले को होल्ड रखना है। होल्ड का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, होल्ड का मतलब क्या है। रिले को होल्ड रखना है तो उसकी कॉइल में करंट बराबर चलते रहना चाहिए। सिंबल से अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो ये रिले की कॉइल का ब्लॉक है और ये रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं। इधर बना देता हूं मैं दूसरी तरफ, और ये दूसरा एनसी कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही हम इस रिले की कॉइल को सप्लाई देंगे, इसको आर बोल देता हूं, जैसे ही मैं इस रिले की कॉइल को सप्लाई दूंगा आई, तो ये रिले की कॉइल मैग्नेटाइज करेगी अंदर कोर को और इस प्लंजर को अंदर अट्रैक्ट करेगी, इस प्लंजर को अंदर अट्रैक्ट करेगी। इसका अगर मैं आपको खोल के स्ट्रक्चर बताऊं फटाफट से, तो इसके अंदर क्या होगा, एक कॉइल होगी और एक प्लंजर होगा जो आधा इसमें रहेगा आधा बाहर रहेगा, और इससे कनेक्टेड है ये अपने कॉन्टेक्ट। ये एक दूसरी तरह की कॉइल का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही अपन इसको सप्लाई देंगे, एक करंट आई अपन ने इसको दिया, तो करंट आई देते ही ये मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटाइज होगी तो फ्लक्स जनरेट करेगी, फ्लक्स जनरेट करेगी तो इस कोर प्लंजर को, कोर को अंदर खींच लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जैसा मेजरमेंट में आपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, अगर उनका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ठीक है, सही है,
कॉइल में करंट फ्लो होता है, कॉइल मैग्नेटाइज होती है, एक फ्लक्स जनरेट करती है और उस फ्लक्स में उस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेती है जिससे अपना पॉइंटर हिलता है। वही काम हो रहा है यहां पर भी। इस कॉइल में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगी, इस प्लंजर को, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है, मैं आयरन का ही बोल देता हूं, लोहे का प्लंजर है, इसको अंदर खींच लेगी। जैसे इसको अंदर खींचेगी तो ये एनओ एनसी बन जाएगा और ये एनसी एनओ हो जाएगा। ठीक वही काम होगा। यानी कि अगर मैंने इस एनओ और एनसी को किसी सर्किट में इस्तेमाल करना है तो इस रिले को होल्ड कराना है, और इस रिले को होल्ड कराना है तो यहां पर करंट मेंटेन रखना है। यानी कि अगर मैं इस रिले को कंटिन्यूस काम में लेना चाहता हूं तो मुझे इस रिले की कॉइल में करंट बना के रखना पड़ेगा। अब मुझे कोई ना कोई ऐसा जुगाड़, ऐसा सतूना, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि एक बार तो मैं इसमें पुश बटन दबा के करंट एंटर करा दूंगा, पर मैं पुश बटन दबा के खड़ा तो नहीं रह सकता। उस कंट्रोल सर्किट का पुश बटन दबा के तो अपन खड़े नहीं रह सकते। तो अपन को कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, ऐसा जुगाड़ चाहिए, ऐसा सतूना चाहिए जो इस रिले की कॉइल में कंटिन्यूस करंट फ्लो कराता रहे। उसे ही कहते हैं इंटरलॉकिंग। आइए देखते हैं अपना मकसद क्या है। रिले की कॉइल में लगातार करंट फ्लो होता रहे, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें एक रिले का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। आर रिले है और इसका एक, ये रिले जो क्या करती है, ये रिले एक इंडिकेशन लैंप को या एक बजर को चलाती है। तो अपन यहां पर एक बजर लगा देते हैं। अभी अपन इसके सीरीज में लगा देते हैं बजर। क्या होगा, अभी बजर बजता रहेगा, रिले की कॉइल को सप्लाई जा रही है और यहां रिले भी होल्ड रहेगी। मैंने दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ले लिए, दो कॉन्टेक्ट ले लिए रिले के, एक एनओ टाइप का, एक एनसी टाइप का। ठीक है, अभी की अवस्था में आप देखो रिले को सप्लाई मिल रही है। इस करंट सिचुएशन में रिले को सप्लाई मिल रही है और रिले क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। होल्ड रहेगी मतलब ये एनओ तो बना रहेगा एनसी और ये एनसी बना रहेगा एनओ। अभी मैंने एनओ एनसी दिखा रखे हैं, यानी कि मैं दोबारा से बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा कि अभी इस अवस्था में जब कोई सर्किट कहीं से टूटा हुआ नहीं है तो क्या स्थिति होगी रिले की, रिले होल्ड है और होल्ड होने के साथ साथ इसका जो एनओ कॉन्टेक्ट था वो तो बन गया क्या, एनसी, और जो इसका एनसी कॉन्टेक्ट था वो बन गया एनओ। ठीक है, और रिले से इस बजर ऊपर जो अपना फेज अपन ने दिया है, नीचे जो न्यूट्रल है, तो इस बजर को नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है और ऊपर से देखो तो रिले की कॉइल के थ्रू इसको फेज मिल रहा है। तो ये बजर हो या मतलब बजर बोलो चाहे बेल बोलो, ये बजती रहेगी इस कंडीशन में। तो यानी ये सर्किट तो ऐसा हो गया कि लगातार बेल बजती रहेगी। अपन को चाहिए कंट्रोलिंग। अपन ने क्या किया, एक पुश बटन यहां डाल दिया, एक एनो पुश बटन अपन ने यहां पर डाल दिया। अब इस अवस्था में देखो, जैसे ही अपन ने यहां पर एनो पुश बटन डाला तो यहां पर अब इस करंट स्थिति में, इस सिचुएशन में जो बोर्ड पे दिख रही है, रिले होल्ड नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि रिले की कॉइल को सप्लाई नहीं जा रही, यहां पर टूटी हुई है। यानी रिले अपनी नॉर्मल अवस्था में होगी और एनओ ओपन रहेगा और एनसी अपना नॉर्मल क्लोज सिचुएशन में रहेगा। नॉर्मल अवस्था आ गई वापस रिले की। पर जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, पुश बटन को दबाते ही रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, बजर बजेगा। यानी कि अब अगर अपन को बजर को बजाना है तो इस पुश बटन को दबा के रखना पड़ेगा। अगर आप गौर फरमाएं तो इस बजर को बजाने के लिए, इस बेल को बजाने के लिए मुझे रिले की आवश्यकता भी नहीं थी। अभी मैं अगर इस पुश बटन से ही इस बेल को बजाना चाहता हूं तो पुश बटन को दबाता और बेल बजती रहती, रिले अगर मैं हटा भी देता तो। पर रिले अब पिक्चर में आएगी इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक है ना, कैसे,
अब अपन ये चाहते हैं कि अपन एक बार पुश बटन दबाएं और एक बार पुश बटन दबाने के बाद अपन को दोबारा उसको दबा के रखना ना पड़े या कंटिन्यूस दबा के रखना ना पड़े और बेल बजती रहे, ऐसा अपन चाहते हैं। ऐसा कैसे होगा? यानी कि रिले को सप्लाई मिलती रहे लगातार। अगर रिले की कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी तो बजर तक सप्लाई पहुंचती रहेगी। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अभी अपने सामने दिक्कत क्या आ रही है कि आप पुश बटन दबाएंगे तो रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, उसके बाद बेल को सप्लाई मिलेगी, बचती रहेगी। पर जैसे ही आप पुश बटन से हाथ हटाएंगे सप्लाई कट जाएगी, बेल भी बंद हो जाएगी, रिले भी डीहोल्ड हो जाएगी। अभी जो बोर्ड पे सिचुएशन दिख रही है, यहां से सर्किट टूटा हुआ है पुश बटन के यहां से, तो रिले अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, एनओ एनसी दिखा रखे मैंने, और बेल में से कोई आवाज नहीं आ रही है, बेल बंद है। ठीक है, करना क्या है अपन को ये करना है कि इंटरलॉकिंग देनी है कि रिले को सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहे और रिले होल्ड रहे और रिले की कॉइल में से सप्लाई जाते हुए बेल को बजाती रहे। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहां पर एक रिले का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर लिया, ये वाला देखो मैंने वहां बनाया है अलग से, पर ये बेसिकली इसी कॉन्टेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां शो करने के लिए बना दिया मैंने कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अदरवाइज मैं अगर इसको वायरिंग डायग्राम के रूप में बनाता तो मैं सीधे यहां तक वायर लाता। अभी ये R1 है, ये R2 है, रिले के कॉन्टेक्ट है, मैं सीधे यहां पर R1 लिख सकता हूं, इसको पुश बटन P1 लिख सकता हूं, ये बेल है, ये रिले है। ठीक है, ये R1 जो यहां बनाया है वो यही वाला R1 है। स्कीमेटिक में दिखाने के लिए वहां बनाया अपन ने कि भाई ये क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए कि R1 को अपन ने पुश बटन के पैरेलल में जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, अब ये इंटरलॉकिंग हो गई। कैसे? अपन ने रिले को उसी के जाल में फंसा दिया। रिले का ही ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज करके, या रिले का कॉन्टेक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्टेक्टर में बोला जाता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट तो, पर वो मेनली क्या है, इंडस्ट्री में आपको कॉन्टेक्टर ही कॉन्टेक्टर दिखेंगे ज्यादा, और वही मेरा अनुभव बार बार मुझे वो बुलवाता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। पर ये रिले के कॉन्टेक्ट हैं, ये रिले के कॉन्टेक्ट्स को ही अपन ने यूज करके क्या किया, रिले की कॉइल को सप्लाई मेंटेन रखनी। जब तक अपन पुश बटन दबा रहे थे तब तक तो सप्लाई मिल रही थी, ठीक था, बजर बज रहा था, सप्लाई मिल रही थी। पर जैसे ही अपन ने पुश बटन छोड़ा, रिले की भी सप्लाई कटी, बेल की भी सप्लाई कटी, बेल बजना बंद हो गई। अपन ये चाहते हैं कि एक बार पुश बटन दबाएं और फिर बेल बजती रहे, तो वो अरेंजमेंट हो गया। कैसे? इंटरलॉकिंग की मदद से। अपन ने क्या किया, अपन ने रिले को इंटरलॉक प्रोवाइड करा दिया है उसी के कॉन्टेक्ट से। अब क्या होगा, जैसे ही आप पुश बटन दबाएंगे, पुश बटन दबाते ही रिले की कॉइल को सप्लाई जाएगी, रिले होल्ड करेगी। रिले होल्ड करेगी तो क्या होगा, जो एनओ था वो तो चल जाएगा एनसी, और जो एनसी था वो हो जाएगा एनओ। इसको एक बार मिटा के दोबारा से बना देता हूं मैं इस जगह पर। तो जैसे ही रिले होल्ड हुई तो जो अपना एनओ था वो तो हो गया एनसी, और जो एनसी था वो हो गया एनओ। अपन ने क्या यूज कर रखा है ऊपर, सिर्फ एनओ यूज करा है, एनसी यूज करा ही नहीं कहीं। तो जो एनओ अपन ने यूज करा था R1, वो क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन इस पुश बटन को दबाएंगे ये एनसी हो जाएगा। पुश बटन को दबाते ही रिले की कॉइल को सप्लाई मिली, बेल को सप्लाई मिली, बेल बजने लग जाएगी, और पुश बटन के दबने के साथ साथ, बेल के बजने के साथ साथ रिले भी होल्ड हुई। रिले के होल्ड होने से उसका जो कॉन्टेक्ट था वो एनओ से एनसी गया, और इस एनसी को अपन ने यहाँ यूज कर रखा था। तो अब जो रिले की कॉइल को और बेल को सप्लाई मिल रही है वो इस पुश बटन से भी मिल रही है और इस कॉन्टेक्ट से भी मिल रही है, क्योंकि अभी अपन ने दबा रखा है, अभी छोड़ा नहीं। दोनों तरफ से रिले की कॉइल को और बेल को सप्लाई मिल रही है, बेल बज रही है, और आप इसे आप पुश बटन को छोड़ भी दोगे तब भी वो इधर से सप्लाई उसको कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि रिले तो होल्ड है। रिले होल्ड है, रिले की सप्लाई अभी कटी नहीं। बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो अपन ने क्या किया, रिले का ही कॉन्टेक्ट यूज करके रिले की कॉइल की सप्लाई मेंटेन रख दी। यही इंटरलॉकिंग है, इसे ही अपन इंटरलॉक कहते हैं। यहां पर अपन ने इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल कर लिया, अपन ने रिले को उसी के जाल में फंसा लिया, इंटरलॉक कर लिया अपन ने। ठीक है, यानी रिले अब लॉक हो गई। अब रिले चालू रहेगी, और रिले चालू रहेगी तो जो उसकी वजह से जो भी काम होने थे, हो सकता है अपन इस एनसी कॉन्टेक्ट को कहीं और यूज कर लेते,
और वहां पर एक दूसरा बजर बजा लेते या बंद करवा देते, क्योंकि ये एनसी से एनओ जा रहा है ना, तो ये सर्किट तोड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे सर्किट को बंद करने के काम आ सकता था। तो अब रिले अपना काम करती रहेगी और ये सर्किट चलता रहेगा और ये सर्किट बचता रहेगा। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये एनसी कंडीशन में आ गया। अब ये सर्किट बचता रहेगा, ये होल्ड रहेगी रिले। कब तक बचेगा? जब तक कि अब इस सर्किट को कोई तोड़ नहीं देता। तो अब अपन को यहां पर एक ऑफ बटन और डालना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को इन सबके सिंबल याद होंगे। ये एनसी पुश बटन हो गया, P2 में इसको नाम दे देता हूं ऑफ बटन। ये ऑन बटन हो गया, ये ऑफ बटन हो गया। वापस से एक बार अपन पूरा सर्किट ट्रेस करते हैं। यहां एनसी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस से ट्रेस करते हैं। मैं इनको वापस से नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूं अपनी। रिले डी होल्ड है, ये एक एनो कॉन्टेक्ट है और ये दूसरा एनसी कॉन्टेक्ट R1 R2। इस अवस्था में देखो आप, जो बोर्ड पे बन रही है बेल बजेगी क्या? नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि यहां से भी कॉन्टेक्ट सर्किट टूटा हुआ है, यहां से भी सर्किट टूटा हुआ है, दोनों एनो है, सर्किट टूटा हुआ है, ना रिले की कॉइल को सप्लाई जा रही है ना बेल बजेगी। अपन ने पुश बटन दबाया, पुश बटन दबाते ही पुश बटन दबा और यहां से सप्लाई बेल तक पहुंच गई, फेज ऊपर से पहुंच गया, न्यूट्रल नीचे से मिल गया, बेल बज जाएगी। बज गई बेल। इसको जब अपन ने दबाया तो साथ साथ क्या हुआ कि जो ये एनो था वो बना एनसी, जो एनसी था वो बना एनो, यानी कि ये दोनों कॉन्टेक्ट टॉगल हो गए। और जब पुश बटन दबा के अपन ने रख रखा है, अभी ये पुश बटन दबा के रख रखा है, तो अपना जो रिले का एनो कॉन्टेक्ट है वो हो जाएगा एनसी और जो एनसी कॉन्टेक्ट था वो हो जाएगा एनो। R1 R2 कॉन्टेक्ट में लिख देता हूं। तो ये एनो कॉन्टेक्ट जो अपन ने ऊपर यूज करा है स्विच के पैरेलल में, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनसी। पुश बटन भी दबा हुआ है अभी और ये भी एनसी हो गया, क्योंकि रिले की कॉइल को सप्लाई गई, रिले होल्ड हो गई, बेल बज रही है लगातार। फिर अपन ने क्या किया? फिर अपन ने इस पुश बटन को छोड़ दिया। पुश बटन को छोड़ते ही वो तो वापस से एनो हो गया, पर क्योंकि पुश बटन को जब तक दबा रखा था रिले होल्ड हो चुकी थी और ये एनो एनसी हो चुका था, तो इस एनसी से अब सप्लाई मिलती रहेगी रिले को और बेल बजती रहेगी। अब कब तक बजती रहेगी? जब तक कि इसका सर्किट दोबारा ना तोड़ा जाए। अब सर्किट कैसे टूटेगा? अपन ने ऊपर ऑफ बटन दे रखा है, जैसे मैं इस ऑफ बटन को दबाऊंगा सर्किट टूटेगा। सर्किट टूटते ही रिले डी होल्ड होगी। रिले डी होल्ड होते ही, क्योंकि सर्किट टूटेगा तो इसके रिले में से करंट टूट गया, रिले में से करंट बंद हुआ रिले कॉइल में से, तो ये डी होल्ड हो जाएगी। डी होल्ड होते ही ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। नॉर्मल पोजीशन जो है R1 वापस से एनो हो जाएगा और R2 वापस से एनसी हो जाएगा, यानी ये वापस यहां से हटके R1 हो जाएगा एनो। जैसे आपने पुश बटन P2 दबाया ऑफ वाला, तो यहां से सर्किट टूटा, सर्किट टूटते ही रिले कॉइल की सप्लाई कटी, रिले कॉइल की सप्लाई करते रिले डी होल्ड हुई। रिले डी होल्ड होते ही उसके सारे कॉन्टेक्ट्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले गए। नॉर्मल पोजीशन में जाते हैं, यहाँ पर भी एनो हो गया, यहाँ पर भी एनो हो गया। अब आप पुश बटन भले ही छोड़ दो, और ये बहुत मोमेंटरीली होगा, विद इन मिली सेकेंड्स। पुश बटन दबाते ही रिले डी होल्ड होगी और बेल बंद। उसके बाद आप पुश बटन छोड़ दो 1 सेकंड के अंदर। इसमें कोई मिनट या घंटे नहीं लगने, तुरंत वाला काम है ये। क्योंकि सप्लाई करते ही फ्लक्स बंद होगी, फ्लक्स बंद होते ही स्प्रिंग अपना काम करेगी और उसको प्लंजर को वापस पीछे खींच लेगी। ठीक है, यहाँ इसमें एक इस तरह से स्प्रिंग होती है पीछे, जो इस प्लंजर को वापस अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक ये करंट सप्लाई 0 होती है कॉइल की। तो ये अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा रिले को यूज करते हुए अलार्म सर्किट बना लिया, जो कि इंटरलॉकिंग का फीचर रखता है। ठीक है, आइए अपन एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट।
एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपना कि अपन को एक स्कीमेटिक और वायरिंग डायग्राम बनाना है फॉर ए डॉक्टर रेजिडेंस। डॉक्टर के घर के लिए अपन को एक स्कीमेटिक वायरिंग डायग्राम बनाना है जिसमें रात को बेल बजानी है जो कि कंटिन्यू बजती रहे। देखो कंटिन्यू बजने वाली बात आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जब मेरे को कंटिन्यू बजवानी है कोई चीज तो पुश बटन से नहीं हो सकती, स्विच से हो सकती है। आप स्विच ऑन कर दो, पर उस स्विच को अगर आपने ऑन कर दिया तो वो जिस जगह पर आप खड़े हो उसी जगह पर आना पड़ेगा डॉक्टर को या किसी और को ऑफ करने के लिए, वो अपने आप ऑफ नहीं होगा। पुश बटन की यही खास बात है कि आपने दबाया तब तक उसका सर्किट बनेगा, तब तक वो अपना एनओ से एनसी या एनसी से एनओ जाएगा, जैसे आपने छोड़ा वो अपनी नॉर्मल हेल्दी पोजीशन में आ जाएगा। पर स्विच के साथ क्या है, टॉगल स्विच के साथ कि एक बार आपने उसे टॉगल कर दिया तो वो एनओ से एनसी बन गया, अब वापस किसी ना किसी को टॉगल करना पड़ेगा तब वो एनसी से वापस एनओ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो स्विच में यूज नहीं कर सकता। जब मेरे को सिंपल अलार्म सर्किट या कंट्रोल सर्किट बनाने होते हैं, कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट बनाऊं या रिले से कंट्रोल होने वाला कंट्रोल सर्किट बनाऊं, तो अपन उसमें स्विच यूज नहीं करते। स्विच सिर्फ यूज करते हैं बैटरी को ऑन करने के लिए या पूरे सर्किट की पावर ऑन करने के लिए। जो कंट्रोलिंग है उसमें पुश बटन ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि पुश बटन एक बार दबाया और छोड़ दिया फिर आगे दूसरा काम होना चाहिए। जबकि स्विच में क्या है, उसको वापस से टॉगल करना पड़ेगा। अपन ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आया कंटिन्यू रिंगिंग, वो बेल कंटिन्यू बजनी चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा, जरूर आएगा कि सर जब कंटिन्यू बजानी थी तो इतना दंड फंद करने की क्या जरूरत है, रिले लगाई और इंटरलॉकिंग करी, इतना सब कुछ किया, एक बटन ही लगा देते, वो बटन दबा दो और रिले घंटी बजती रहे। तो डॉक्टर सुबह सुबह आकर किसी ने 5 बजे घंटी बजा दी और वो शाम के 5 बजे तक बजी रही है जब तक डॉक्टर बेचारा बाहर ना आए, या डॉक्टर के घर में कोई नहीं है और कोई घंटी बजा गया तो वो बजती रहेगी। आप लोगों ने कभी सोचा ना घंटी के जो बटन होते हैं घरों के बाहर वो ऐसे काय को होते हैं, दबाए तब तक बजेगी और नहीं दबाया तो छूट जाएगी, स्प्रिंग वाले, वो इसीलिए होते हैं। अगर वो सिंपल बटन वाले होते तो कोई भी दबा के बज जाता और वो बजते रहते, ठीक है ना। तो पुश बटन हमेशा इसीलिए यूज किया जाता है कंट्रोल सर्किट में। तो ये बात तो क्लियर रख लो, दिमाग में रख लो कि भाई यूज तो पुश बटन ही होएगा, स्विच आप यूज नहीं कर सकते कंटिन्यू बजाने के लिए। और पुश बटन ही जब यूज होएगा और अगर मुझे कंटिन्यू रिंग करवानी है, कंटिन्यू बजवानी है बेल, तो मुझे किसी ना किसी रिले का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और रिले का इस्तेमाल करना है और कंटिन्यू रिले को चलाना है तो ये तय है कि इंटरलॉकिंग पिक्चर में आएगी। ये सोचने का तरीका है। मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही बताऊंगा जिससे आपको ये लगे कि भाई क्या चीज स्ट्राइक हो दिमाग में, जिससे अपन को स्ट्रक्चर समझ में आए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का। तो वो यही चीजें हैं जो दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि भाई कंट्रोल सर्किट बनाना है, पुश बटन इस्तेमाल होगा, कंटिन्यू रिंग करवानी है तो रिले तो इस्तेमाल होनी और कंटिन्यू वर्क करना है रिले को तो इंटरलॉकिंग लगनी लगती है। तो यहां से अपन को पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई ये सिंपल अलार्म सर्किट बनेगा जिसमें रिले इस्तेमाल होगी और उसमें भी इंटरलॉकिंग लगेगी। When the push button is pressed, देखो क्वेश्चन में इसमें तो डायरेक्ट बोल भी दिया पुश बटन यूज करना है। पुश बटन दबाने पर कंटिन्यू बजनी चाहिए और टू स्टॉप द बेल फ्रॉम रिंगिंग द डॉक्टर विल हैव टू प्रेस अनदर पुश बटन विच इज फिक्स्ड इनसाइड द एंट्रेंस डोर। यानी कि एंट्रेंस डोर के अंदर एक और पुश बटन दिया है जिसको दबाने पर बेल बंद हो जाए। तो आप देखो क्या अरेंजमेंट है कि डॉक्टर का घर है, आदमी बाहर आया, उस दरवाजे के पास उसने बेल बजाई, तो वो बेल कहाँ बजेगी, डॉक्टर के कमरे में, और वो बजती रहेगी जब तक कि डॉक्टर आके दरवाजा नहीं खोलेगा उस मरीज को अंदर लेके, और वो दरवाजे के पास एक दूसरा पुश बटन लगा हुआ है अंदर की साइड, उसको दबाएगा और बेल बंद हो जाएगी। होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर कोई मरीज आया इमरजेंसी में रात में और वो बेल बजा रहा है तो डॉक्टर को उठ के आना ही पड़े, ऐसी ही बेल होनी चाहिए। डॉक्टर भी यही चाहेगा, कोई इमरजेंसी में आया है, सेवा देनी है तो वो बजती ही रहनी चाहिए जब तक डॉक्टर ना उठ जाए, वो भी जरूरी है। एक तो आपने पुश बटन दबाया, बेल बजी, पर डॉक्टर को पता ही नहीं चला, नींद ही नहीं खुली और बेल बज के खत्म हो गया, बार बार बेल बजा रहे, नींद ही नहीं खुल रही। तो सर्किट तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपने बटन दबाया और बेल बजती रहे, कब तक, जब तक कि डॉक्टर उठ के आए, वहां तक नहीं आए और उसको खुद बंद ना करे। तो वो इतना चल के आएगा, खुद बंद करेगा, नींद से जाग जाएगा। कितना अच्छा डॉक्टर है। तो चलो इसका अपन स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। घरों में यूज होएगी तो एसी पे ही बनेगा, डीसी पे भी बन सकता था कि भाई लाइट आए चाहे नहीं आए बेल तो बजनी चाहिए, क्योंकि मरीज तो आ सकता है ना, लाइट भले चली जाए मरीज तो नहीं जाएगा, मरीज तो आएगा। तो ये डीसी पे भी बन सकता था, पर अपन अभी एसी पे देख लेते हैं इसको। तो अपन ने एक फेज और एक न्यूट्रल,
स्कीमेटिक डायग्राम जब भी आपको बनाना है इस तरीके से बना लो, फेज न्यूट्रल। जो भी आपका स्कीमेटिक डायग्राम होगा वो इस फेज और न्यूट्रल के बीच में बनेगा। कई जगह स्कीमेटिक डायग्राम आपको इस तरह से भी दिख जाएंगे कि फेज न्यूट्रल ऊपर बना दिया, फिर न्यूट्रल नीचे ले जाते हैं और फेज ऊपर ले जाते हैं। आना ऐसे ही, तो इसकी बजाय आप ऐसे ही बना लो और इसको समझ लो कि यहाँ जो फेज आया है वो किसी अपन ने फेज वायर से जोड़ लिया और यहाँ जो न्यूट्रल है वो किसी न्यूट्रल वायर से जोड़ लिया घर के कनेक्शन से। मैं हमेशा ऐसे ही बनाता हूं, फेज और न्यूट्रल के बीच में पूरा अपना स्कीमेटिक डायग्राम आ जाएगा लाइन से लाइन। मकसद क्या है? बेल बजानी है। ये बज गई बेल, बज गई बेल, तो बेल बज गई, सही है ना, बेल तो बज गई। अब अपन को क्या करना है? अपन को ऐसा करना है कि ये बेल कंटिन्यू बजती रहे। अभी कंटिन्यू बजती रहेगी, पर कब बजे? एक पुश बटन दबाने पर। तो यहां पर अपन ने एक पुश बटन लगा दिया, पर अब क्या होगा कि जब तक पुश बटन दबाऊंगा तब तक ये बेल बजेगी। जैसे ही पुश बटन छोड़ूंगा बेल नहीं बजेगी। तो अपन ने क्या किया? एक रिले लगा दी। देखो पिछली वाली जो भी अपन ने जस्ट एग्जांपल लिया वही आ रहा है। अब इस रिले को मैं इस ऐसे यूज ना करके अलग तरीके से यूज कर सकता हूं। इसमें दिक्कत बताता हूं अभी क्या है। ये चीज तो अपन देख ही चुके हैं। अपन क्या करेंगे, एक इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो इस्तेमाल कर लेंगे, एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे इसी के पैरेलल। ये R1 कॉन्टेक्ट जो है उस R1 कॉन्टेक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। ये अपना ऑन पुश बटन हो गया, ये बेल हो गई, ये रिले हो गई। तो ये अपनी एक कंटिन्यू रिंगिंग बेल हो गई, जिसमें क्या है, एक रिले का इस्तेमाल है। जैसे पुश बटन दबाएंगे रिले होल्ड होएगी, रिले होल्ड होएगी, बेल को सप्लाई मिलेगी। रिले के होल्ड होते ही एनो एनसी चल जाएगा, यानी R1 एनसी हो गया। तो अब आप पुश बटन छोड़ सकते हो, R1 से सप्लाई मिलती रहेगी, बेल बजती रहेगी। और डॉक्टर को आके बेल बंद करनी पड़े तो अपन ने उसी पास में दरवाजे के अंदर एक एनसी कॉन्टेक्ट और दे दिया। तो जब डॉक्टर आएगा वो इस ऑफ बटन को दबाएगा और बेल बजना बंद हो जाएगी। ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या है इस सर्किट में? वैसे तो ये सही है, आप अगर इसे भी बना देंगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता। ये सर्किट एकदम 100% सही है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसको दिमाग में रखो। और ये दोबारा आने के पूरे पूरे चांसेस है अगर एग्जाम हुए थर्ड ईयर के। तो वैसे तो ये खबर आ चुकी है कि भाई मार्क्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया है। इसकी भी अपन जल्दी चर्चा करेंगे, लाइव चैट में इसकी चर्चा करेंगे कल। ठीक है, कल लाइव चैट करेंगे जिसमें इसकी चर्चा हो जाएगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी बातचीत होगी। काफी दिन से मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रहा हूं, तो ये सब अपन वहां डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं। इसी का वायरिंग डायग्राम अपन को बनाना है। तो वायरिंग डायग्राम में फेज न्यूट्रल एक जगह अपन ले लेते हैं और यहां से चलते हैं। ये दरवाजा मान लेते हैं इस तरफ कमरा मान लेते हैं। तो जो कमरा है डॉक्टर का, वहां तो रहेगा क्या अपना बेल बजर जो भी बोलो आप। और ये दरवाजा है तो दरवाजे के पास यहां पर रहेगा पुश बटन। ये ऑन का पुश बटन बोल देता हूं। और दरवाजे के एक तरफ ऑन का पुश बटन, दरवाजे के दूसरी तरफ ऑफ का पुश बटन। तो ये ऑफ का पुश बटन हो गया। ये दीवार को अपन लाल से दिखा देते हैं। ये दरवाजा है, दरवाजे के एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ। ठीक है, जब आपको मैंने पहले भी बताया था स्कीमेटिक डायग्राम से वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, दरवाजे के बाहर ऑन बटन है, पर दरवाजे की सप्लाई जो होगी वो अंदर घर में से ही ली जाएगी। तो मैं यहां कहीं सप्लाई मान लेता हूं फेज न्यूट्रल। आप बोलेंगे सर आपने यहां कैसे मान लिया, अभी तो यहां बनाई थी। आप आंसर लिख रहे हो, आपका पेपर है, आपकी मर्जी पड़ेगी जहां सप्लाई मानोगे। और समझदारी इसी में ही है कि इधर सप्लाई मान लो, क्योंकि अपन घर इधर मान रहे हैं, ये दरवाजा है। वायरिंग डायग्राम एकदम ऐसा सोच के बनाया करो कि आपको वायरिंग करनी है। आप एकदम नक्शा बना रहे हो जैसे। तो अगर ये सोच के आपने वायरिंग डायग्राम बनाया तो हमेशा सही बनेगा और कोई नंबर नहीं काट सकता। क्योंकि वायरिंग डायग्राम होता है इसलिए है कि आप उसको देखकर एक्चुअल वायरिंग कर सको। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले ऑफ बटन जोड़ना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी अभी बना सकता हूं, पर समझदारी इसी में ही है
कि अपन सबसे पहले ये कर लें कि इनको नोमेनक्लेचर से नाम दे दें। जैसे ये एक टर्मिनल इधर दे दिया 2 3 4 5 6, या इस तरीके से देने के बजाय कंफ्यूजन हो सकता है, आप इस तरीके से दीजिए कि ये ऑफ वाला कुछ बटन P1 मान लेते हैं, तो ये P11 P12 P21 P22, R11 का टर्मिनल, R1 का दूसरा टर्मिनल, ये रिले का R1 टर्मिनल, रिले का R2 टर्मिनल, R1 डैश R2 डैश कर देता हूँ क्योंकि R1 R2 कॉन्टेक्ट अभी आएंगे, और ये B1 टर्मिनल और B2 टर्मिनल। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि अपन किसको किससे जोड़ने वाले हैं। स्कीमेटिक से वायरिंग डायग्राम बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट लाइव क्लास में। अब आप बोलो कि सर इन सबको बाद में भी रखना है क्या? नहीं, ये सब पेंसिल से लिखे जाने हैं, तो इनको मिटाएंगे अपन बाद में। ये जो भी अपन ने नाम लिखे ना टर्मिनल्स के, ये टर्मिनल का नाम है, ये एक टर्मिनल P11 है, तो इस टर्मिनल के नाम को, इस P11 को बाद में मिटा दिया जाएगा, तो ये पेंसिल से लिखे जाने हैं। स्कीमेटिक डायग्राम आपने पेन से बना लिया सफाई से, फिर इनको पेंसिल से लिखो, और अब इधर आ जाओ वायरिंग डायग्राम। देखो फेज का कनेक्ट होएगा ऑफ के P11 पे, तो आप इधर इस साइड पर P11 मान लो कहीं पर, तो ये P11 मैंने इधर मान लिया, ये P2 हो गया, P12, तो फेज वायर यहां से उठा के मैंने यहां डाल दिया। और सफाई से बनाना है तो उसको उसी लेवल पे ले लो ताकि वो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में भी आ जाए। ये फेज वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑफ बटन से फेज वायर कहां जाएगा? टर्मिनल से ऑन बटन पे, ये ऑन बटन पे चला गया। ऑन बटन से जो ऑन का दूसरा टर्मिनल है वो कहां जा रहा है? रिले पे। रिले कहां लगाए अपन? अब ये तो घर के बाहर दे रहे हैं बटन, तो जाहिर सी बात है जहां ऑफ बटन अंदर है, जिस भी जगह पर वो ऑफ बटन लगेगा उसी के साइड में रिले भी लग सकती है, क्योंकि रिले इनके पास ही लगनी है। तो अपन ने रिले भी यहीं लगा दी। ऑन बटन से वो कहां जा रहा है? रिले पर जा रहा है, तो वापस यहां पर एक रिले लगा दो। ये अपन ने यहां पर ये रिले लगा दी इस तरीके से, ये चला गया रिले पे, ये आर हो गई। और रिले से ये कहां गया? बेल पे। और बेल के दूसरे टर्मिनल से कहां गया? ये न्यूट्रल आ गया। देखो ऐसा बनाने का मकसद क्या है कि आपको एक कंड्यूट तो यहां देनी है दीवार के आर पार, एक कंड्यूट यहां से आएगी जहां से अपनी मेन लाइन आई, और एक कंड्यूट इधर बेल की तरफ चल जाएगी। यानी एक केसिंग कैपिंग इधर, कंड्यूट बोल रहा है केसिंग कैपिंग, एक केसिंग कैपिंग इधर, एक केसिंग कैपिंग इधर, एक केसिंग कैपिंग इधर, 3 जगह की केसिंग कैपिंग में ये वायरिंग डायग्राम बन जाएगा। इसके जो ऑक्सिलरी जो रिले कॉन्टेक्ट अपन ने यूज किया इंटरलॉकिंग के लिए, उसको और बना देते हैं। यहां पर तो अपन रिले कॉन्टेक्ट यहां दिखा देते हैं स्कीमेटिक में, पर एक्चुअली में तो रिले के साथ ही जुड़ा हुआ होगा ना। तो रिले के साथ जो जुड़ा हुआ कॉन्टेक्ट है R1 एनो टाइप का, वो यहां होगा। ये R1 कॉन्टेक्ट है रिले। ये कहां जुड़ा हुआ है? ऑन बटन के पैरेलल है ये, P21 से R11। P21 किसी को भी P21 मान लो, जैसे ऑफ बटन से जो जुड़ा था P12, वो ऑफ बटन से जो जुड़ा था P21 पे आगे जुड़ा था, यानी ये। तो अपन ने अब ये तार मैं ऑन बटन से यहां पर जाके लूं, या मैं इसी को यहां से जोड़ दूं, और जो ये दूसरा टर्मिनल है रिले का R12, ये ऑन बटन के P22 से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको P21 और इसको P22 कह दूं, जैसा कि अपन कनेक्शन करते हुए आ रहे हैं, ऑफ बटन से P21 पे आया, ऑफ बटन से P21 पे आया, तो P21 से अपन ने R11 जोड़ दिया, P21 से अपन ने R11 जोड़ दिया। अब P22 को अपन को R12 से जोड़ना है, यानी इस टर्मिनल से। तो समझदारी किसमें है? मैं यहां से यहां तक तार खींचूं, या यहीं से मैं यहां ना जोड़ दूं?
यहीं से तो जोड़ना है। इस रिले जो ये तार है P22 से जुड़ रहा है R12 पे, तो ये R12 हो गया और ये P22 हो गया। अब मैं यहां से यहां तक तार लंबा लाऊंगा, इससे बढ़िया इस तार को यहीं जोड़ दूं, क्योंकि ये तार यहां से तो जुड़ ही रहा है। तो वायरिंग इसी तरह होती है, जहां छोटे से छोटा लूप लग रहा हो वहीं लगाया जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम हो गया। ये दोनों तार, एक तार ये और एक तार ये, दोनों एक कैसिंग कैपिंग में चल जाएंगे। दीवार में छेद करना है, ऑफ बटन के पास ही रिले लग जाएगी और इतने छोटे छोटे से लूप लग जाएंगे, रिले कनेक्शन हो गया। फिर रिले का तार निकल के और इस न्यूट्रल के साथ बेल तक जाएगा, और यहां पर जो ये फेज और न्यूट्रल आ रहे हैं, ये जहां से लाइन आ रही होगी, जहां से भी प्लग से या किसी और दूसरे कनेक्शन से अपन को फेज न्यूट्रल लेने होंगे, किसी बल्ब के होल्डर के वहां से ले लिए, किसी ट्यूबलाइट के वहां से ले लिए, या किसी बोर्ड पास में जो भी स्विच बोर्ड होगा वहां से ले लिया, तो वहां से वहां तक दो तार और आएंगे, तो वो एक अलग केसिंग कैपिंग में आ जाएंगे। ये अपना वायरिंग डायग्राम हो गया। कोई एक नंबर नहीं काट सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया अपना वायरिंग डायग्राम इस प्रॉब्लम के लिए, स्कीमेटिक वायरिंग। पर इसमें एक दिक्कत है अभी, टेक्निकल दिक्कत। नंबर वाइज नंबर कटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं है। एक दिक्कत क्या है जो प्रैक्टिकली फेस करेंगे लोग, वो क्या कि अगर मान लो बेल ही खराब है, बेल बजते बजते खराब हो जाती है ना, टाइम के साथ धीरे धीरे बेल खराब हो जाती है। तो अगर बेल खराब हो गई तो ये पूरा सर्किट खराब हो गया, आप चलाते रहो रिले को, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अपन इस स्कीमेटिक को इस अलग तरीके से भी बना सकते हैं कि मैं रिले को तो एक अलग सप्लाई से जोड़ लूं और बजर को मैं अलग सप्लाई से जोड़ लूं। इससे क्या है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अभी रिले भी चल रही है, बजर भी चल रहा है, बेल भी बज रही है लगातार। रिले का जो कांटेक्ट है, एनो कांटेक्ट, उसी को अपन ने यूज कर लिया बेल बजाने के लिए R1, और उसी को अपन ने यूज कर लिया इंटरलॉकिंग के लिए। ये अपना ऑन बटन हो गया और इसी की इंटरलॉकिंग में अपन ने R1 इस्तेमाल कर लिया। समझ रहे हो? और एक ऑफ बटन यहां अपन ने दे दिया। स्कीमेटिक डायग्राम बनाया मैंने ये फेज न्यूट्रल, जिसमें रिले एक अलग सर्किट में है और बेल अलग सर्किट में है। ऐसा भी सर्किट बन सकता है, ये भी स्कीमेटिक डायग्राम सही है। ऑपरेट करके देखते हैं। जैसे ही अपन इस ऑन बटन को दबाएंगे, रिले को सप्लाई मिलेगी, रिले को सप्लाई मिलेगी, रिले होल्ड करेगी, रिले होल्ड करेगी, तो रिले की जो इंटरलॉकिंग है वो भी हो जाएगी, साथ के साथ ये बजर भी बज जाएगा। आप देख सकते हैं कि बेल जो है उसका भी R1 पे ही जा रहा है और रिले की इंटरलॉकिंग भी R1 पे जा रही है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया इसको भी हटाया जा सकता था यहां से। बेल डायरेक्ट यहां से भी कनेक्ट की जा सकती है, क्योंकि वो R1 पे तो कनेक्ट हो रही थी, और यहां से कनेक्ट करने की बजाय मैं यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, या यहां से भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इस रिले को यहां कनेक्ट कर दूं, इस बेल को सॉरी यहां कनेक्ट कर दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये स्कीमेटिक डायग्राम भी सही है। ये मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं, किताबों में मिलेंगे ये इतने सारे अलग अलग तरीके, और वहां कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि यार यहां तो अलग जोड़ रखा है, यहां अलग जोड़ रखा है। ये सब क्या है, ये स्कीम बताने के डायग्राम में कोई भी कैसे भी कनेक्ट कर सकता है, ये भी सही है। इसी को यहां कनेक्ट ना करके यहां भी कनेक्ट किया जा सकता था। होगा क्या, थोड़ा सा वायरिंग डायग्राम अलग हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना बात? अभी ये सब सीरीज में आ गए, अभी ये पैरेलल में आ रहे हैं दोनों। इसके बेल को अपन इसी के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से बजा रहे हैं, इसकी कॉइल से नहीं बजा रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बेल की रेटिंग मान लो ज्यादा हो, बेल की करंट रेटिंग ज्यादा हो और रिले की करंट रेटिंग कम हो, रेटिंग का डिफरेंस हो जाएगा ना करंट रेटिंग का, तो अपन को ये करना ही पड़ेगा। किस किस की करंट रेटिंग?
रिले की कॉइल की करंट रेटिंग और बेल की करंट रेटिंग में अगर अंतर होगा तो अपन को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि रिले आपकी कम वोल्टेज की हो, डीसी की, और बेल एसी का हो, तब तो अलग अलग बनेंगे, सही है स्कीमेटिक डायग्राम। और रिले का एक कॉन्टेक्ट अपन को उसमें यूज करना पड़ेगा अलग से। तो इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम बन सकते हैं और उसके वायरिंग डायग्राम आप बना सकते हो, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। तो ये अपना इंटरलॉकिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसी को ही अपन कॉन्ट्रैक्टर में वापस देखेंगे, वहां पर और भी ज्यादा उलझी हुई इंटरलॉकिंग होती है। इसके एनओ से वो चला दिया, उसको चलने से उसका एनसी यूज करके किसी और को बंद कर दिया, और जो बंद हुआ उसमें कुछ एनसी से एनओ गया तो वो चला गया, वो दूसरा सर्किट चला देगा। तो इंटरलॉकिंग के ऑपरेशन, सीक्वेंसिंग ऑपरेशन, मल्टीपल ड्राइव, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेशन, ये सब अपन को कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट में देखने को मिलेगा यूनिट 6 में। तो वहां अपन देखेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, रिले को यूज करते हुए इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल के साथ सिंपल अलार्म सर्किट कैसे बनते हैं। इसके 2-3 एग्जांपल हो रहे हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल लेंगे बस। कॉन्सेप्ट अपन पूरा देख चुके हैं सिंपल अलार्म सर्किट में। कॉन्सेप्ट अपन को प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, जो ज्यादातर पूछे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और अपना यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन यूनिट 1 की तरफ चलेंगे, क्योंकि 2-3 बच्चों की क्वेरीज आई हैं जो कह रहे हैं कि यूनिट 1 ट्रांसफार्मर डिजाइन, वो बताओ सर उसमें दिक्कत आ रही है। तो अपन उसको कवर करेंगे पहले। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर डिजाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, वो सिंपल सी है, 8 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कर सकते हैं, आउटपुट इक्वेशन निकाल सकते हैं, विंडो डायमेंशंस निकाल सकते हैं, वाइंडिंग के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वीडीज़ अकेडमी। थैंक यू।